गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11th का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम आपको, जैसे हमने पहले पिछले पार्ट में बताया था, कि कुछ गैस लॉज होते हैं। अब वो गैस लॉज कैसे बने हैं वो देखो। पहला है बॉयल्स लॉ। ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप है और 1962 में इसको बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature, the volume of a fixed amount of gas is inversely proportional to the pressure of gas. इस एक्सपेरिमेंट के लिए रॉबर्ट बॉयल्स ने जे ट्यूब ली थी। अब उसने उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट गैस का रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और देखा कि उसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। फिर उसने इस गैस को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने से यही वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, इसका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस था तो इसका वॉल्यूम V2 हो गया और इसका प्रेशर भी P2 हो गया। तो उसने देखा कि P1 और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम था, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं तो P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर K1 कांस्टेंट यूज़ किया है और इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमारे पास P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है। अब हम आइसोथर्म देखते हैं। आइसोथर्म वो ग्राफ होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब देखो, अगर किसी गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, ठीक है, और अगर हमने इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। एक तो होती है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जैसे कि नॉर्मली होता है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। दूसरी कंडीशन होती है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर वेरी करता है। तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ बनता है। तो हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है इनको समझने के लिए, तो पहला ग्राफ हमने बनाया प्रेशर और वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और हमें पता चला कि इसमें स्ट्रेट लाइन आई हमारी, टेम्परेचर T1 पे ये, T2 पे ये, T3 पे ये, तो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है। और इस वाले ग्राफ को हम आइसोथर्म कहते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो हमारा कर्व लाइन आई है। ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर है। मतलब इस लाइन का कांस्टेंट टेम्परेचर अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। तो इससे हमें एक कर्व लाइन मिलती है, लेकिन दोनों ही आइसोथर्म है, यानी कि उन दोनों ग्राफ में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल, ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, यानी एक बैलून में हमने हाइड्रोजन गैस भरी। और देखने वाली बात है, ये रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर हमारा यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इट विल बर्स्ट, वो फूट जाएगा इफ प्रेशर एक्सीज 0.2 बार। अगर 0.2 बार उसका प्रेशर हम गैस भर देते 0.2 बार प्रेशर पर, तो बैलून फट जाता है। इफ एट 1 बार प्रेशर, अगर 1 बार प्रेशर में उस बैलून में 2.27 लीटर गैस है हमारी, तो बताओ कितने वॉल्यूम तक हम गैस को एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो, प्रेशर, पहला प्रेशर जो वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर पर है उसका 1 बार प्रेशर है, ठीक है ना, और 1 बार प्रेशर पर उसमें वॉल्यूम है 2.27 लीटर। अब हमें प्रेशर 2 बार तक हम कर सकते हैं। 2 बार से ज़्यादा करेंगे तो बैलून फट जाएगा, यानी कि दूसरा प्रेशर हमारा 0.2 बार हो गया। अब हमें इस केस पर वॉल्यूम निकालना है, तो बॉयल्स लॉ लग जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो V2 हमारा निकला 11.35 लीटर। इतनी गैस भरेंगे हम तो हमारा बैलून नहीं फटेगा। अब एक और क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी देखो यहाँ पर भी पहले टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ही बॉयल्स लॉ हो गया। एक गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम इतने लीटर, 200 मिलीलीटर, यानी कि ये हमारा V1 हो गया। एट ए प्रेशर 0.72 बार, यानी ये हमारा P1 हो गया। इट्स सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल प्रेशर, और इस पर हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, यानी P2 हो गया ये। तो
तो रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर भी हमने बॉयल्स लॉ लगाया और V2 हमने निकाला 208.69 मिलीलीटर। अब एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, यानी कि हमें गैस को कंप्रेस करना है। तो ये हमारा V1 हो गया, गैस हमारी इनिशियल स्टेज पे 500 dm³ पर है और इसका प्रेशर कितना है 1 बार है, यानी ये P1 हो गया। और इसको दूसरा वॉल्यूम हमारा कितना है 200 dm³, यानी ये हमारा V2 हो गया है। और हमें P2 निकालना है और यहाँ पर देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दे रखा है। तो सीधे से हम फिर वापस बॉयल्स लॉ लगाएंगे और इस केस में हम P2 निकालेंगे, वो हमारा 2.5 बार आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, एक वेसल है हमारे पास, एक बर्तन है, उसकी कैपेसिटी 120 ml है, कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, उसमें कुछ गैस है एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो तो यहाँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और यहाँ पर भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये तो वॉल्यूम हो गया और ये हमारा हो गया प्रेशर, यानी V1 भी हो गया और P1 भी हो गया। अब इस गैस को ट्रांसफर टू अनदर वेसल, अब यही गैस हमने दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दी, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, 120 ml से बढ़कर इसका वॉल्यूम हो गया 180 ml और टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा, तो प्रेशर निकालना है। तो हमारा फिर दोबारा बॉयल्स लॉ लगा, तो इस बार हमने P2 निकाल लिया, 0.8 बार हमारा P2 आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी लगेगा। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम अगले वीडियो में समझाएंगे। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर, हमें बताना है गैसेस मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस का 0.5 लीटर एट 0.8 बार, यानी ये हमारा वॉल्यूम, ये हमारा प्रेशर। और ऑक्सीजन का हमारे पास ये वॉल्यूम और ये प्रेशर, ठीक है ना, इन दोनों को हमने एक तीसरे वेसल में डाल दिया जो कि 1 लीटर कैपेसिटी का है, यानी उस वेसल में हमने दोनों गैस डाल दी हैं और हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यानी कि जो पहली गैस का P1 और V1 है, उसका वॉल्यूम हमने यहाँ पर मतलब हमें उसका वॉल्यूम 1 लीटर तक बढ़ाना है, क्योंकि हमें फाइनल में उसको 1 लीटर वॉल्यूम में डालना है। और ऑक्सीजन का भी हमने वॉल्यूम 1 लीटर तक बढ़ाना है, यानी कि यहाँ पर हमने दोनों गैस के लिए अलग अलग प्रेशर निकालने हैं और फिर बाद में दोनों प्रेशर को ऐड करना है। तो पहली गैस के लिए हमने, हाइड्रोजन के लिए हमने देखा P1 हमारा इतना है, P2 हमारा निकालना है और V1 हमारा जो दे रखा है 0.5 लीटर दे रखा है और V2 हमारा 1 लीटर हमने, वो भी हमें दे रखा है। तो हमने बॉयल्स लॉ लगाया और हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकाला, तो हमारा 0.4 बार आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी निकालेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी हमने 1.4 बार निकाल लिया। अब हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, P टोटल जो होता है दोनों गैस का जो प्रेशर है उनका सम होगा। तो पहले प्रेशर हमारा 0.4 बार था और दूसरा 1.4 था, तो हमारा 1.8 बार आ गया। और ये क्वेश्चन बेटे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है चार्ल्स लॉ। अब यहां पर चार्ल्स लॉ में हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है और यहां पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो हमारा प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम एक और कांस्टेंट लगाते हैं K2, और K2 हमारा निकलेगा V/T। और अगर हम एक ही गैस के लिए देखते हैं तो V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 हमारा आ जाएगा। अब
हम देखते हैं आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार यानी कि कांस्टेंट प्रेशर वाला ग्राफ। तो यहाँ पर देखो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमने रिलेशनशिप देखा। तो हम जब इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन अगर हम बढ़ाते हैं तो वो -273.15 डिग्री पर आकर उसका जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना, इतने टेम्परेचर पर आकर उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। अब जीरो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यानी कि वो गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है ना, जीरो वॉल्यूम यानी कोई वॉल्यूम है ही नहीं, तो इसका मतलब गैस एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये टेम्परेचर कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, लेकिन ये टेम्परेचर है तो इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है इसीलिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पर अलग अलग प्रेशर पर अगर हम देखते हैं तो अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन सबका कांस्टेंट टेम्परेचर 273.15 ही आएगा और यही हमारा आइसोबार्स है। यहाँ पर देखो P4 ग्रेटर लेस देन P3 लेस देन P2 लेस देन P1, तो ये अलग अलग प्रेशर पर हमारे पास है और उस पर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है ना, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना और पढ़ना जरूरी है। अब देखो टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करते हैं तो एब्सोल्यूट यानी केल्विन टेम्परेचर बन जाता है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक वर्क्स। सभी साइंटिफिक वर्क में हमारा केल्विन टेम्परेचर ही यूज होता है। इफ यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट डिफरेंट प्रेशर वी गेट स्ट्रेट लाइन। अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिफरेंट प्रेशर पर बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और हर लाइन जो है वो आइसोबार होती है। In every case, the lowest hypothetical imaginary temperature at which gas is supposed to occupy zero volume is called absolute zero temperature. ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। All gases obeys Charles law at very low pressure and high temperature. यानी gases Charles law तब फॉलो करेंगी जब लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, In terms of Charles' law, explain why -273 डिग्री सेंटीग्रेड is the lowest possible temperature. तुम्हें पता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो क्या होता है, वॉल्यूम ही जीरो हो जाता है, तो इससे नीचे तो टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, तो इससे तो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको याद करना है, इसको लिख लेना। When we plot volume temperature graph at constant pressure, we get straight line. When the temperature is further reduced एंड द ग्राफ इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड, क्योंकि बाकी का टेम्परेचर हम निकाल नहीं सकते तो ग्राफ को हमें एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा। देन द लाइन टचेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम बिकम जीरो विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल आफ्टर बिलो दिस वॉल्यूम बिकम नेगेटिव। दिस टेम्परेचर इज दस कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि इस टेम्परेचर के बाद कोई वॉल्यूम नेगेटिव वॉल्यूम तो हमने देखा ही नहीं है कि किसी का नेगेटिव वॉल्यूम हो। ठीक है ना, तो नेगेटिव वॉल्यूम तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव में होता है और जीरो वॉल्यूम भी नहीं होता। तो यानी कि ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो हो सकता है -273 डिग्री ही हो सकता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में एक शिप तैर रही है where temperature is 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ए बैलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर, इसके ऊपर एक बैलून लगा हुआ है जिसमें 2 लीटर गैस भरी हुई है, यानी कि वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर हो गया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन शिप रीचेज इंडियन ओशन। अब वो शिप वहाँ से हमने वॉल्यूम कम नहीं करा है, लेकिन वो शिप जो है पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में आ गई, वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ पर टेम्परेचर कम था और यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया। तो वॉल्यूम ऑफ ये जो गैस का वॉल्यूम 2 लीटर था, तो इंडियन ओशन में आने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ लगेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा प्रेशर एक ही होता है, हमारे ग्रह का प्रेशर एक ही है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर चेंज नहीं हुआ है बल्कि टेम्परेचर में चेंज आ गया है। तो देखो गिवन हमारे पास T1 है, इसको हमने केल्विन में चेंज करा, T2 है, इसको भी हमने केल्विन में चेंज करा, V1 हमारा 2 लीटर दे रखा है, V2 हमें निकालना है, चार्ल्स लॉ लगाया हमने और V2 हमारा 2.18 लीटर आ गया।
यानी कि जो इंडियन ओशन में आने के बाद गैस का वॉल्यूम 0.18 लीटर बढ़ गया। अब देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसको याद ही कर लो तो बेटर है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड 1:1224 होता है। अरेंज द फॉलोइंग लिक्विड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट में अगर लगाना है तो ईथर का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके बाद अल्कोहल आता है, उसके बाद वाटर आता है। ए रबर बैलून परमिसिबल टू हाइड्रोजन इन ऑल आइसोट्रोपिक फॉर्म इज फिल्ड विद ड्यूटेरियम एंड देन प्लेस्ड इन ए बॉक्स कंटेनिंग प्योर हाइड्रोजन। व्हाट विल द बैलून एक्सपैंड, कॉन्टैक्ट और रिमेन एज इट इज। देखो, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं, और एक रबर बैलून है जो किसी भी आइसोट्रोपिक फॉर्म को हाइड्रोजन के वो परमिट कर सकता है कि अंदर बाहर जा सके वो, ठीक है। तो हमने जो बैलून के अंदर हैवी वाला हाइड्रोजन भरा है ड्यूटेरियम, और उसको प्योर हाइड्रोजन में रखा है, यानी ये हैवी हाइड्रोजन है और ये प्योर हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, बैलून फूलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, या उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। अब देखो, जो डिफ्यूज़न होता है वो हल्के से भारी की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये हल्की गैस है, ये गैस अंदर की तरफ आएगी, तो इसका मतलब है कि डिफ्यूज़न होगा हाइड्रोजन का और बैलून एक्सपेंड करेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज लिक्विड बॉयल एट लो टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ माउंटेन देन द सी लेवल। कोई भी लिक्विड कम टेम्परेचर पर क्यों बॉयल हो जाती है, अगर कम टेम्परेचर पर क्यों बॉयल हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन देन दिस एट द सी लेवल। अगर हम पहाड़ के नीचे हैं तो वहाँ जल्दी बॉयल हो रही है, और अगर सी लेवल पर हैं यानी थोड़ा नीचे हैं तो वहाँ इतनी आसानी से बॉयल नहीं हो रही है। तो रीज़न क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस होएगा, तो इसलिए जो है लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाएगा पहाड़ों पर लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर लो होता है। इसके साथ ही ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू।